नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज भी अभी वो अर्नब गोस्वामी वाला जो 500 पेज का व्हाट्सएप लीक हुआ है, एलिजिडली लीक हुआ है, उसी पे माहौल गर्म हो रहा है। हालांकि जो मेन टीवी चैनल्स हैं, जो मेन जिसको सो कॉल गोदी मीडिया बोला जाता है, वो उसको बहुत नहीं उठा रही है। लेकिन आज बहुत अच्छा ढंग से टेलीग्राफ के तो मतलब कायल हैं उसकी हेडलाइंस के। टेलीग्राफ ने हेडलाइन लिखी, नेशन गेट्स टू नो। एक्चुअली वो अर्नब गोस्वामी जी बार बार कहते थे नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। उसी के साथ उन्होंने कहा नेशन गेट्स टू नो, नॉट अबाउट एनएम और एएस बट अबाउट पाकिस्तान। क्योंकि इस व्हाट्सएप चैट में बहुत सी ऐसी सीरियस चीज़ें आई हैं जिसका कहीं इस राष्ट्र की सिक्योरिटी से सीधे सीधे रिलेशनशिप है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये क्या हुआ और इसको क्या कहा जा रहा है। ऐसा है कि अभी पिछले हफ्ते बंबई हाई कोर्ट में बंबई पुलिस ने एक 3400 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। ये केस अर्नब गोस्वामी जी वाले, वो जो टीआरपी का जो स्कैम बार्क के साथ चल रहा है उस वाले केस में। बार्क मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल में जो ये माना जा रहा है एलिजिडली, जिसको बार बार ये कर लेना ठीक है भाई, कि उसमें कुछ हेरा फेरी हुई थी जिससे रिपब्लिक टीवी का फायदा हुआ था और उसके अलावा एक दो टीवी का और फायदा हुआ था। उस दिन मुंबई पुलिस की तरफ से कपिल सिब्बल मुकदमा लड़ रहे थे और अर्नब गोस्वामी साहब की तरफ से हरीश साल्वे साहब थे। उस दिन इन्होंने एक नया पैतरा ये किया कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इम्प्लीड कर, उसको भी कहा कि भाई ये भी आके इसमें जरा एक पार्टी बनना चाहते हैं। हालांकि इस पे कुछ बात हुई और अगली डेट 29 जनवरी हो गई है। उस 3400 पेज की चार्जशीट का में 500 पेज का एक व्हाट्सएप चैट भी उन्होंने लगाया हुआ है अपने साक्ष्य के तौर पे। तो अगर टेक्निकली कहिए तो ये सब जगह कहा जा रहा है लीक हुआ। मेरे ख्याल में लीक नहीं हुआ है। उस कोर्ट में आने के बाद वो डॉक्यूमेंट अब पब्लिक डोमेन में माना जाता है। उसको जो भी पैसा दे के आप उसकी कॉपी ले सकते हैं, कोर्ट से निकलवा सकते हैं, नंबर एक। और उस दिन से पहले ये डॉक्यूमेंट कहीं पे भी उपलब्ध नहीं था। तो मुंबई पुलिस के लिए बारे में ये कहना कि उसने इसको लीक किया है, ये मेरे ख्याल में एक बचकानी और एक ऐसा आरोप है जो स्टिक नहीं करेगा। दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप जो चैट है वो तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। मतलब अगर हम और आप बात कर रहे हैं या हम और आप कोई चैट कर रहे हैं तो कोई तीसरा इसको नहीं देख सकता है, तो इसलिए ये फेक है और इसमें कुछ दम नहीं है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके 2-3 रास्ते हैं जो अब कई जगह कई लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। एक रास्ता यह है कि जो बार्क के उस समय के सीईओ पार्थो दासगुप्ता का, जो इस समय अरेस्टेड हैं, उनका फोन इनके हाथ आ गया हो, क्योंकि अर्नब गोस्वामी साहब का फोन तो नहीं आया है, इनके हत्थे चढ़ा है पुलिस के, और उसमें ये सारे जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं ये सेव हो। एक वहां से मिल सकता है। एक कुछ जानकार लोगों का कहना यह भी है कि गूगल ड्राइव या आईक्लाउड में अगर आप अपने बैकअप रखते हैं तो वहां से भी जो अगर कोई इसको जानता है, इसका सॉफ्टवेयर समझता है या जो उसका जानकार है, वहां से भी जाके क्रैक करके वहां से निकाल सकता है। तो जहां तक रही बात व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप का इनक्रिप्टेड हुआ है, वो सेफ है, ये वहां से नहीं आया है, ये जहां से भी आया है बाद में पता ही लग जाएगा। दूसरी चीज, आप अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप बिटवीन अर्नब गोस्वामी साहब और पार्थो दासगुप्ता साहब के बीच आपको नजर आती है। मतलब आपको देख के लगेगा दिन में क्या व्हाट्सएप भी करते रहते हैं दिन भर, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज कितने व्हाट्सएप एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठता है और उस घनिष्ठता के 2-3 कारण हैं, क्योंकि उसी में कहीं ये भी है, वो व्हाट्सएप भी है, सब जगह है। जब पार्थो दासगुप्ता को अर्नब गोस्वामी इज थैंकिंग हिम कि भाई मैं तो एनडीटीवी में लैंग्वेज कर रहा, अब लैंग्वेज का हिंदी सड़ता रहना नहीं, मतलब वही मैं पढ़ा रहता, वही मैं अपना नौकरी कर रहा होता अगर आप मुझसे नहीं मिले होते। एंड ही इज थैंकिंग पार्थो दासगुप्ता फॉर दैट। उसके बाद इन लोगों की रिलेशनशिप क्या है ये भी समझ लीजिए। पार्थो दासगुप्ता के वो व्हाट्सएप भी हैं जहां पे वो अर्नब गोस्वामी साहब से अपनी पैरवी करवा रहे हैं कि मुझे पीएमओ में मीडिया एडवाइजर के काम के लिए मेरी पैरवी आप कर दीजिए। और तीसरा एक वो भी है जहां पे अर्नब गोस्वामी साहब ने पार्थो दासगुप्ता साहब की एक स्पीच राइट की है, मतलब लिखी है, जो हूबहू जाके उन्होंने किसी इवेंट में उसको पढ़ा है। तो
इन लोगों के बीच के रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब एक बात यह है कि ये व्हाट्सएप रियल है कि फेक है, इस पे भी कार्रवाई, इस पे भी वो हो सकती है। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं, अगर ये कहीं से भी थोड़ी सी भी फेक होती या कुछ भी होते तो अर्नब गोस्वामी साहब का रिएक्शन जो अभी तक जो उनका रिएक्शन रहा है, जिस ढंग से वो अपनी पत्रकारिता करते हैं, आप भी सोच सकते हैं इसमें क्या हुआ होता। अगर ये कहीं से फेक होती तो अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं, ये आपको भी समझ में आना चाहिए था। तो पहला क्राइटेरिया ये कि ये इसमें कोई रिएक्शन इस तरह का नहीं आया है कि ये फेक है या गलत है, कुछ नहीं कहा गया है। इसके बारे में ये मान के चला जाए कि ये मतलब ये जो एलिजिडली बार बार कहा जा रहा है ये शायद ठीक ही है। दूसरा यह है कि जो टाइमलाइन जहां जहां जो इवेंट होता है उस इवेंट से वो मैच करते हैं, तो इसलिए ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि ये रियल है। अब इसका जो सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल वाला जो एस्पेक्ट है, शिवसेना के संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया है, उसको शायद कांग्रेस ने भी कहीं छुआ है और बहुत से लोगों ने उस बात को कहा है। वो सबसे जो इसमें मुश्किल वाला है वो ये है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, जो 26 फरवरी 2019 को हुई थी, उसके बारे में बातचीत 23 फरवरी को कहीं ना कहीं से अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं और वो ये सब बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग बिग गोइंग टू हैपन और जिससे इलेक्शन पे भी फर्क पड़ेगा, इट विल आपको इसको देख के गौरव महसूस होगा, इस तरह की उनके व्हाट्सएप टेप हैं। और जैसा ये कहा जा रहा है कि भाई 26 को देश एक एयर स्ट्राइक करता है, 23 फरवरी को अगर वो इस तरह की व्हाट्सएप इसकी जानकारी होने के व्हाट्सएप कहीं एक्सचेंज कर रहे हैं कि जो बाद में पता लगता है कि हाँ वैसे ही इवेंट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हिसाब से जो देशद्रोह का मामला बनता है या एंटी नेशनल मामला बनता है, ये उसकी परिपेक्ष में आता है। और इसी रेफरेंस में उन्होंने पूरी संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है। क्योंकि एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये किसी जवान के पास से इसके आसपास की भी सूचना हो जाती है तो उसको कोर्ट मार्शल हो जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये आपको याद के लिए दिला दूं, एक राजीव शर्मा नाम के एक पत्रकार थे, उन्होंने कुछ इस तरह के आर्टिकल लिखे थे चाइना वाले केस में, उनको सिलेक्शन का चार्ज लगा के, मालूम नहीं अभी छूटे कि नहीं छूटे, शायद छूट गए हैं, लेकिन वो जेल में बंद हो गए थे। तो इसमें इनके साथ इस तरह का कुछ नहीं है। दूसरा, इसमें डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की तरफ से मतलब शिवसेना का कहना है कि उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन जरूर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। तीसरा, ये भी उन्होंने मतलब मेरे हिसाब से है कि मुंबई पुलिस ने एक बेहतरीन काम इन्वेस्टिगेशन किया है। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज और जोड़ूंगा कि आप ये जरा सोचिए कि अगर ये सरकार आज की तारीख में बीजेपी और शिवसेना की होती तो क्या ये चार्जशीट जो 3400 पेज की है, ये कहीं कोर्ट में आती? इसका आंसर आप ही लोग दीजिएगा, क्योंकि बाकी कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन शायद नियति, नेचर, जो ये सब है, निज़ाम, ये अपने आप ऐसा माहौल बनाता है कि अगर जहां किसी ने कोई गलती की है तो उसको उस गलती की सज़ा कैसे मिले, ये नेचर डिसाइड करता है। क्योंकि आज अगर उनकी सरकार होती तो इसका क्या, इस सब जानकारी का क्या होता मालूम नहीं। फिर एक जो चीज मुझे मतलब जो आज टेलीग्राफ ने भी जिसको छापा है और मुझे भी जरा थोड़ा उससे कष्ट हुआ, देखिए अरुण जेटली साहब थ्रू एंड थ्रू एक नेता थे, उनकी जो विचारधारा है मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उनकी नेतागिरी और उनकी जो भी राजनीति थी, दोस्तों के दोस्त थे, मतलब क्रिकेट से लेके अच्छे वकील थे, मैं उन सबका भी कायल हूं। उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, ये मैं पब्लिक फोरम पे कह रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे इंस्ट्रूमेंटल था नरेंद्र मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, एक समय में जब ये रेस चल रही थी, अब ये प्राइम मिनिस्टर बने नहीं थे, उनके बारे में इन लोगों ने क्या क्या कहा है और इसका किस तरह से रेफरेंस हुआ है, वो जब सुनते हैं तो आपको केवल दुख होगा। उसके बारे में आज टेलीग्राफ ने कुछ छापा है। उसमें जो ये दासगुप्ता साहब हैं बार्क वाले, ये लिख रहे हैं NM/AS। अब NMAS कौन है ये आप सब लोग जानते हैं। शुड फर्स्ट रीजिग फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द सेकंड टर्म, और ये 10 अप्रैल 2019 में लिख रहे हैं, जब दूसरी बार चुनाव, मतलब सेकंड टाइम चुनाव हो रहा है। फिर कह रहे हैं द इकोनॉमी इज स्क्रूड। ये स्क्रूड वर्ड अंग्रेजी में यूज कर सकते हैं, हिंदी में हम लोग ये शब्द का हिंदी अर्थ नहीं बोल सकते हैं। तीसरा, नो मैटर व्हाट वी विल टेल आउटसाइड
मतलब हम बाहर कुछ भी कहें, इकॉनमी की बुरी हालत हो गई है। फिर दासगुप्ता साहब कहते हैं उसी 10 अप्रैल 2019 में, जेटली इज देयर बिगेस्ट फेल्योर। अर्णब गोस्वामी साहब कहते हैं आई अग्री टोटली। ये यहीं पे नहीं रुकते हैं, इनका जरा ढंग सोच लीजिए। 19 अगस्त 2019 को जब अरुण जेटली जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, मोर और लेस, मतलब उनके अंतिम दिन थे, तब इनका एक व्हाट्सएप है जो मतलब ये था कि अब तब उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो अर्णब गोस्वामी साहब लिखते हैं जेटली इज स्ट्रेचिंग इट, मतलब उनको स्ट्रेचिंग इट मतलब वो उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। और फिर उनको थोड़ा मलाल भी रहता है, वो कहते हैं कि एक मीटिंग मेरी डिले हो गई है इसकी वजह से। ये मानसिक स्थिति और इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड के अर्णब गोस्वामी साहब हैं। फिर उन्होंने ये तो कई बार कहा है, वो आप जब व्हाट्सएप पूरा देखेंगे कि ऑल मिनिस्टर्स आर विथ अस, और फिर वो कहते हैं कि वो ये भी कहते हैं जब उनको दासगुप्ता साहब कहते हैं कि भाई आप के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आई है रिपब्लिक टीवी के अगेंस्ट, तो वो कहते हैं कि वो राठौर को आई हैव टोल्ड मी। अब वो राठौर कौन है ये सबको बहुत क्लियर है कि उस समय कौन मंत्री थे उसके। एक जो और खतरनाक बात है, जो मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है, वो 3 अगस्त 2019 को वो फिर अपने व्हाट्सएप में साफ साफ कहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने 50 क्रू मेंबर मतलब उनके जो टीवी से रिलेटेड जो उनके रिपोर्टर और उसके टेक्निकल वो कैमरामैन जो भी थे, 50 लोग इन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी भेज दिए हैं। 4 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई जाती है। हमारे अर्णब गोस्वामी साहब 3 अगस्त को ही उसकी तैयारी में पहले से, तो इसका मतलब उनके पास ये पहले से जानकारी थी। और 3 अगस्त 2019 को वो राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल साहब, उनसे भी मिले थे। इसका जो एक सबसे खराब पक्ष, मतलब सबसे खराब पक्ष मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नेता लोग ये करें, पॉलिटिकल पार्टी करें, करना उनको भी नहीं चाहिए, तो समझ में आता है। आपकी याद के लिए बता दूं, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का वो टेरर अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद जरा इनकी हालत देख लीजिए। इन्होंने व्हाट्सएप पे, जो यही सब व्हाट्सएप आ गए हैं उसमें पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने व्हाट्सएप किया दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी, और हम 20 मिनट आगे थे, मतलब दूसरे चैनल से ये 20 मिनट आगे थे। और ये राउंड, मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ इलेशन, देयर इज अ सेंस ऑफ जुबिलेशन, देयर इज अ सेंस ऑफ, मतलब ये खुशी की बात उनको लग रही थी। 40 आदमी मरे थे और उनको मतलब वही है कि वो ढूंढ रहे थे, ही वॉज लुकिंग फॉर सम अफसर इन आपदा। क्या आप ये बताइए, ये किसी भी टीवी चैनल के लिए जो एक त्रासदी हो देश के लिए, उसमें अगर वो आगे निकल गया हो तो क्या उसकी जीत थी? वी हैव वन लाइक क्रेजी, तो यस वन लाइक क्रेजी। बाकी मैं बहुत सी चीज़ें इसको आप तक छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी तो ये मामला और लंबा खींचेगा। इन्होंने अपने मीडिया के बहुत से लोगों के बारे में क्या कहा है वो आप व्हाट्सएप में, चाहे वो रजत शर्मा हो, रजत शर्मा के बारे में बता दूं, रजत शर्मा सार्वजनिक रूप से पता था विद्यार्थी परिषद के साथ थे, अरुण जेटली के बड़े दोस्त थे, और पिछले 30 साल से भी ज़्यादा से वो टीवी के एक चेहरे हैं। उनकी एक विचारधारा, एक ढंग है, लेकिन उनके बारे में बहुत डेरोगेटरी बात करना, नाविका कुमार के बारे में, राजदीप के बारे, असल देसाई के बारे में, टाइम्स ऑफ इंडिया के शिव शंकर के बारे में, नेटवर्क 18 कैसे आगे आ गया उसके बारे में, सागर का, ये सब के बारे में इनके हिसाब से ये सब लोग किसी काम लायक पत्रकार नहीं है, और सबसे अच्छे एक ही पत्रकार हैं वो जो हमारे ये हैं। इन्होंने एक काम और किया था जिसमें ये इंस्ट्रूमेंटल थे। जब टीआरपी रेटिंग की बात चल रही थी, अगर आपको याद हो, तो टीआरपी रेटिंग के समय एक टीआरएआई का एक प्रपोजल आया था जो इस व्हाट्सएप से पता लग रहा है, जिसमें कहा गया था कि एक चिप लगा दी जाए, जो भी सेट टॉप बॉक्स, मतलब जो भी हमारे आपके घर में टीवी देखते हो जो सेट टॉप बॉक्स है, उसमें क्यों ना एक चिप फिट कर दी जाए, और उस चिप के द्वारा सीधे ये आंकड़ा चला जाए कि कौन कितनी देर कौन सा चैनल देख रहा है। तो ये बार का ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, रियल टाइम आपको पता रहेगा, और एक क्रेडिबल डेटा जिसकी बेसिस पे किसको कितना विज्ञापन मिलेगा ये तय किया जा सकता है। दासगुप्ता जी उनको बताते हैं कि इसको रोको, अगर नहीं तो इसको किसी तरह से आप रुकवाइए। तो ये दासगुप्ता जी को कहते हैं कि मुझे 3 पॉइंट ऐसे दो जिससे इसमें रुकवाने में आसानी रहे, जिससे मैं एएस से बात कर सकूं।
अब एएस कौन है, फिर से वही बात है। तो एएस से बात इन्होंने की और अपेरेंटली वो चिप लगी नहीं। अगर आप सोचिए तो कितनी आसान चीज रहती, ये इतना बड़ा एक टीआरपी स्कैम होता ही नहीं भाई। स्मार्टफोन सबके पास है, उसमें आप चिप लगा दीजिए, पता लग जाएगा कौन कितनी देर क्या देख रहा है। तो इसमें तो कोई सब्जेक्टिव बात नहीं है, जब आज विज्ञान इतने आगे बढ़ गया। अंत में मैं एक ही बात और कहूंगा कि हम लोगों ने परसों शनिवार के रोज कुछ मीडिया मित्रों के साथ इस पर चर्चा की थी। हम लोगों ने मीडिया को 3 तरह से उस दिन बात की थी, उस जो चर्चा थी। एक था गोदी मीडिया, जो हम और आप समझते हैं कि कैसे एक था कंट्रोल मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया एक है, कंट्रोल मीडिया एक है। कंट्रोल मीडिया के बारे में आप उस चर्चा में भी देख लेंगे कैसे एक विशेष पार्टी जो सरकारी पार्टी है वो क्या आज चर्चा होगी, क्या हेडलाइन लगेगी, इस तरह से कैसे कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल मीडिया। तीसरी बात, वहां पे एक चर्चा के दौरान जो शीतल जी थे उन्होंने कहा कि एम्बेडेड, तो एम्बेडेड की हिंदी बहुत अच्छी यशवंत जी ने, भड़ास वाले ने निकाली। हिंदी उसके जो सबसे आसपास की थी, वो एक टर्म में थोड़ा लूज वर्ड है, लेकिन मैं यूज कर ले रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सटीक है। उन्होंने कहा था लटक मीडिया। तो जैसे कहा जाता है एक भाषा में कि वो उसकी लटक है, वो मतलब वो उसके साथ साथ चलते हैं, चेला नहीं बोला जाता, उसकी लटक है। तो बिल्कुल ठीक ढंग से अगर आप कह देखिए तो ये मीडिया का जो कैटेगराइजेशन है, इस तरह के लोग जो हैं वो सरकार की लटक मीडिया के रूप में ज़्यादा क्लियर होंगे, तो ये क्लैरिटी भी बहुत हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।